Hello students, in this video we will discuss about theorem of parallel axis for a three-dimensional body। जैसे हमने डिस्कस किया था कि दो पार्ट्स हमने डिस्कस कर लिए थे एंड फॉर अ थ्री-डायमेंशनल ऑब्जेक्ट अगर हमें थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे। जो फॉर्म होगी थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस की वो बिल्कुल उसी तरह से होगी कि इन केस कोई थ्री डायमेंशनल बॉडी है और उसके सेंटर ऑफ मास से कोई एक्सेस पास हो रही है और उसके अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया नॉन है और कोई दूसरा एक्सेस है जो कि उस एक्सेस के पैरेलल हो, तो उस एक्सेस के पैरेलल हो और हमें ये पता हो कि वो हमारी जो सेंटर ऑफ मास से जो एक्सेस पास हो रही है उससे कितने डिस्टेंस पे है, तो उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें लिखना है। तो एज यू कैन सी इन दिस डायग्राम, ये जो डॉटेड लाइन से हमने एक क्यूबॉइड लिया है, ये कोई थ्री डायमेंशनल बॉडी है और ए बी और सी डी आपकी दो एक्सेस हैं, जिसमें से ए बी तो आपकी वो गिवन एक्सेस है जिसके अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना है एंड सी डी इज पैरेलल एक्सेस थ्रू सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो सी डी हमारा सेंटर ऑफ इस बॉडी के सेंटर ऑफ मास से पास होता हुआ एक्सेस है और ए बी इसके कोई पैरेलल एक्सेस है। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है जिसको हम एच से लिख रहे थे, इसको हम यहाँ पर भी किससे लिख रहे हैं, आपका एच से ही डिनोट कर रहे हैं। अब हमने क्या मान लिया है कि जैसे थ्री डायमेंशनल बॉडी है तो थ्री डायमेंशनल बॉडी में ये जो हमारी दो एक्सेस हैं ये किसी न किसी प्लेन में से पास हो रही होंगी और एज वी आर टॉकिंग इन स्पेस, तो उस प्लेन को छोड़ के हमने किसी थर्ड एक्सिस के अबाउट क्या मान लिया है, आपका कोई पार्टिकल मान लिया है। तो कंसीडर एनी पार्टिकल P having mass m outside the planes of these two axes। इन एक्सिस के प्लेन के अलावा हमने कोई भी पार्टिकल आपका कंसीडर कर लिया है। अब हम प्रोसीड कैसे करेंगे। हमने क्या किया कि ये जो हमारा रिक्वायर्ड पार्टिकल है या ये जो हमारा कंसीडर्ड पार्टिकल है, इस पार्टिकल से हमारी जो दोनों एक्सिस हैं, इन एक्सिस के ऊपर हमने क्या कर लिए, परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लिए। पी से हमने ए बी के ऊपर भी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया और दूसरा परपेंडिकुलर हमने सी डी पर ड्रॉ कर दिया। तो जो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किए तो पी के हमारा ए बी एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर है और पी एल हमारा सी डी एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर है जो कि हमने ड्रॉ किया है। ठीक है, अब इसके बाद में यहाँ पे के और एल जो हमारे दोनों पॉइंट्स हैं जो कि फुट ऑफ परपेंडिकुलर्स हैं इन दोनों एक्सिस पे, उन दोनों को हमने क्या कर दिया, ऐसे ज्वाइन कर दिया के एल को और के एल को हमने थोड़ा सा आगे को एक्सटेंड कर दिया। जिस डायरेक्शन में हमारा पी है उस डायरेक्शन में हमने उसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया और उसके बाद क्या किया, फिर पी से एक परपेंडिकुलर हमने इस एक्सटेंडेड लाइन के ऊपर ड्रॉ किया जो कि कहाँ मिल रहा है, हमारा एंड पॉइंट पे मिल रहा है। जहाँ कहीं भी मिल रहा है उसका मान लिया कि हमारी जो सेंटर ऑफ मास की जो एक्सिस है उसका जो डिस्टेंस है फुट ऑफ परपेंडिकुलर का, वो हमारा कितने डिस्टेंस पे है, एक्स डिस्टेंस के ऊपर सिचुएटेड है, ये हमने मान लिया। और ये जो पी एल डिस्टेंस है इसको हम आर डिस्टेंस से डिनोट कर रहे हैं जो कि आपका किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, सेंटर ऑफ मास वाली एक्सिस से पार्टिकल के डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है और दोनों एक्सिस के बीच का जो सेपरेशन है उसको हम स्मॉल एच से लिख रहे हैं। और इन लाइंस को ड्रॉ करने के बाद ये जो आपको ट्राइंगल बनती हुई दिखाई दे रही है के एल पी, इस ट्राइंगल में ये जो एंगल है जो कि एल पर फॉर्म हो रहा है इसको हमने रिप्रेजेंट कर लिया एंगल थीटा से। ठीक है, अब जैसे ये डिस्टेंस है आपका, पार्टिकल है, मास उसका m है और p के उसका सेपरेशन है इस एक्सिस से और मास भी हमें पता है और कितने डिस्टेंस पे ये पार्टिकल है एक्सिस से ये भी चीज हमें पता है। तो हम जनरल जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखते हैं वैसे ही हमने क्या किया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख लिया p का अबाउट ए बी। अब यहाँ पे हम पी भी कह सकते हैं या मास एम भी कह सकते हैं। तो मास एम का हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख लिया एम मास इंटू पी ए का स्क्वायर, जो कि डिस्टेंस होता है उसके डिस्टेंस के स्क्वायर से हम क्या करते हैं, उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हमने लिख लिया है आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब हम क्या करेंगे कि ये जो पी के है
इस पी के की वैल्यू जो बाकी की हमारी टर्म्स हैं इनकी फॉर्म में हम उसको लिखने की कोशिश करेंगे ज्योमेट्रिकली। उसके लिए हमने क्या किया, आपका जो एक थ्योरम होता है, थ्योरम ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम लॉ अप्लाई करके, जो कि आपने वेक्टर्स में रीड किया है, दो वेक्टर आपको दिए हुए हो किसी एंगल पे, देखिए ये हमारा कैसा एंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल है। तो अक्यूट एंगल होता है उस समय तो आप ट्राइंगल लॉ अप्लाई कर देते हैं, लेकिन जब ऑब्ट्यूज एंगल होता है 90 डिग्री से बड़ा एंगल होता है, उस केस में हम पैरेललोग्राम लॉ अप्लाई करके रिजल्टेंट वेक्टर की वैल्यू लिखते हैं। तो के एल और एल पी ये आपके दो वेक्टर्स हैं जो कि थीटा एंगल पे हैं, और पी के क्या है, आपका रिजल्टेंट वेक्टर है। तो यहाँ पे हम पैरेललोग्राम लॉ की हेल्प से पी के की वैल्यू लिखेंगे। तो पी के का जो स्क्वायर होता है, या पी के की वैल्यू आपकी अंडर द रूट करके आती है रिजल्टेंट वेक्टर की वैल्यू। तो अगर ये ए और बी वेक्टर हैं तो उसमें हम कैसे लिखते हैं, ए का स्क्वायर लिखते हैं प्लस बी का स्क्वायर लिखते हैं, उसके बाद में -2ab कॉस ऑफ थीटा जो उनके बीच का एंगल होता है। इस तरह से वो वैल्यू लिखी जाती है। तो यहाँ पे आपका वही पैरेललोग्राम लॉ यूज किया गया है। तो पी के स्क्वायर की वैल्यू आप कैसे लिख सकते हो, ये जो डिस्टेंस है के एल हमारा जो वेक्टर है इसका स्क्वायर प्लस में पी एल का स्क्वायर -2 के एल एल पी और कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, अगर आप भूल गए हैं तो एक बार रिवाइज कर लीजिएगा पैरेललोग्राम लॉ कैसे लिखते हैं, वेक्टर्स में आपको मिलेगा ये। उसके बाद में ये आपकी इक्वेशन आपके पास आई, आपने समेशन एम को जो भी टर्म्स हैं आपकी इनके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। तो समेशन एम के एल का स्क्वायर जो कि क्या है हमारा एच का स्क्वायर है, इसको हम एच पुट कर देंगे के एल की वैल्यू को। समेशन एम पी एल का स्क्वायर, पी एल क्या है हमारा आर है, यहाँ पे हम इसको आर पुट कर देंगे। इसके अलावा अब यहाँ जो लास्ट वाली टर्म है इसमें देखिए एच आ रहा है, आर आ रहा है, कॉस थीटा आ रहा है। अब हमें क्या करना है कि इसको किसी तरह से एक्स में कन्वर्ट कर देना है। तो अब यहाँ पे एक जो ट्राइंगल बन रही है ये राइट एंगल ट्राइंगल पी एन, हमने इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया था। तो पी एन एल आपकी जो राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें ये जो एंगल है थीटा के साथ वाला जो एंगल है ये हम क्या लिख सकते हैं, 180 माइनस थीटा लिख सकते हैं। तो वो 180 माइनस थीटा आप एंगल यूज करोगे, एक्स और आर की वैल्यू यूज करोगे। एक्स आपका बेस है और आर हमारा क्या है, हाइपोटेन्यूज है। तो हम कॉस ऑफ थीटा की वैल्यू लिख सकते हैं, इट मीन्स कॉस ऑफ एन एल पी, और एन एल पी जो एंगल है ये क्या है, 180 माइनस थीटा है। तो x divided by r base by hypotenuse can be written as cos of theta, and cos of theta means cos of 180 minus theta। यहाँ पे जो सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग 180 माइनस थीटा क्या होता है आपका, कॉस के केस में माइनस कॉस थीटा होता है। तो यहाँ से आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू क्या है आपके पास यहाँ पे, r कॉस थीटा माइनस आर कॉस थीटा आ गई है। तो अब यहाँ पे आपको आर दिखाई दे रहा है, कॉस दिखाई दे रहा है, थीटा दिखाई दे रहा है और नेगेटिव साइन भी दिखाई दे रहा है। तो माइनस आर कॉस थीटा की जगह पे क्या पुट कर देंगे हम, एक्स पुट कर देंगे। तो और बाकी की सारी जो टर्म्स हैं हमारी उनको भी हम पुट कर देंगे। तो जैसे ही हम उसमें पुट करते हैं तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाती है, जो हमारी फर्स्ट टर्म है यहाँ पे देखिए समेशन एम मीन्स पूरी जो बॉडी है उस बॉडी का मास। तो अगर वो कैपिटल एन है तो उसको हम कैपिटल एन लिख लेंगे, पी एल एच था, एच का स्क्वायर कर दिया, समेशन एम, और ये जो पी एल था, पी एल हमारा आर था तो हमने यहाँ पे आर का स्क्वायर लिख लिया, प्लस में 2h हमारा कांस्टेंट है तो 2h हमने बाहर लिख दिया समेशन से, के बाद समेशन m इंटू एक्स कर दिया। ये जैसे आपने मोमेंट निकाले थे पोजीशन के, ये वही वाली टर्म है हम आपकी मोमेंट ऑफ पोजीशन। x है तो बॉडी में माइनस एक्स भी होगा, तो ये जो टर्म है हमारी लास्ट वाली टर्म ये एल्जेब्रिकली और किसके बराबर हो जाएगी, 0 के बराबर हो जाएगी। जो रीजन हमने पहले बताई थी वही रीजन हम यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। इसके अलावा जो बाकी की दोनों टर्म्स हैं, फर्स्ट टर्म इज मास ऑफ बॉडी, और जो आपकी दोनों एक्सिस हैं उनके बीच का जो डिस्टेंस था उसका स्क्वायर, प्लस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सी डी एक्सिस जो कि हमारी सेंटर ऑफ मास से पास हो रही थी। तो इसको आप आई ओ भी लिख सकते हैं रिक्वायर्ड एक्सिस को, और जो सेंटर ऑफ मास से पास हो रही थी उसे आई जी हम लिख सकते हैं। और यही क्या होता है हमारा थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस होता है। अब इसके बाद में जो भी हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालनी है, जैसे मैंने आपको
क्लास में बताया था, हम बिल्कुल उसी तरह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करेंगे वेरियस ऑब्जेक्ट्स का। तो हम क्या करने वाले हैं उसमें, हम जो भी हमारा बॉडी होगा उसमें सबसे पहले एक इनफाइनाइटेसिमल मास ऑफ बॉडी हम कंसीडर करेंगे, और फिर उस मास का हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख लेंगे, और उसके बाद में इंटीग्रेशन या फिर समेशन अप्लाई करके पूरे के पूरा जो हमारा बॉडी होता है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, लेकिन ये प्रोसेस हम कहाँ लगा सकते हैं, जहाँ हमारी जो ऑब्जेक्ट है वो कैसी हो, होमोजीनियस हो, या जो ज्योमेट्रिकली जो आपकी शेप्स होती हैं उन शेप्स में एग्जिस्ट कर रही हो। नॉन होमोजीनियस या फिर ज्योमेट्रिकल शेप्स जिनको हम आसानी से ज्योमेट्रिकल शेप की हेल्प से एक्सप्लेन ना कर पाए, उनके लिए हम इस मेथड से कैलकुलेशन नहीं कर सकते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया की। ठीक है, जिनकी डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप ना हो, उनके लिए हमें फिर एक्सपेरिमेंटल मेथड्स का हेल्प लेना पड़ता है। ठीक है भाई, तो यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया की अबाउट आपको कुछ और भी बातें बताई हुई हैं। ये आपकी वही रिपीट है जो आपने पहले की थी। उसके बाद हम सिर्फ क्या करने वाले हैं, आपकी कैलकुलेशन। तो हम सबसे सिंपलेस्ट से शुरू करेंगे, और उसके बाद आपकी जो दूसरी ऑब्जेक्ट्स हैं, दूसरी शेप्स हैं, उनके अबाउट हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहला हमारा जो एग्जांपल है वो क्या है आपका, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए थिन यूनिफॉर्म रोड। किसी थिन यूनिफॉर्म रोड का अगर आपको क्या निकालना हो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना हो, तो उसे हम कैसे करेंगे। तो आपने सबसे पहला जो जनरल केस होता है वो कौन सा होता है हमारा, कोई भी एक्सिस जो कि कहाँ से पास हो रही हो, उसके सेंटर ऑफ मास से पास हो रही हो। और दूसरा हम मान के चल रहे हैं कि मान लेते हैं कि हमारी जो रोड है वो ऐसे हॉरिजॉन्टली रखी हुई है, और जो हमारी एक्सिस है वो क्या है, उसके परपेंडिकुलर है। तो एक्सिस कैसी है हमारी, एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ। ठीक है, तो कोई भी थिन यूनिफॉर्म रोड ले ली है आपने ए बी, जिसकी की लेंथ क्या है, स्मॉल एल है, और मास उसका कैपिटल एन है। ठीक, और सी डी हमारा यहाँ पे क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन है जो कि जी से पास हो रही है, और जी क्या है, सेंटर ऑफ मास है इस रोड का। और यूनिफॉर्म रोड है, तो इस यूनिफॉर्म रोड का जो सेंटर ऑफ मास होगा वो कहाँ होगा, बीचों बीच, जो इसकी लेंथ है उसके हाफ डिस्टेंस पे। तो जहां कहीं भी आपने जी मार्क किया है, L/2 डिस्टेंस एक एंड की तरफ और L/2 डिस्टेंस दूसरे एंड की तरफ होगा। ठीक है, अब इस रोड में हमने कोई एक स्मॉल एलिमेंट कंसीडर कर लिया, ये जो यहाँ पे dx लिया है हमने, dx लेंथ का एक छोटा सा एलिमेंट। उस लेंथ के एलिमेंट पे जैसे आपको कर्सर दिखाई दे रहा है, जैसे ये आपका कोई एलिमेंट है, इसके बाद में नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट, इस तरह से हम इन छोटे छोटे एलिमेंट्स को रिपीट करके, जो dx है इस dx को बार बार रिपीट करके हम पूरी की पूरी जो रोड की लेंथ है उसको जनरेट कर सकते हैं। तो उसी में से हमने कोई स्मॉल एलिमेंट कंसीडर कर लिया, अ स्मॉल लेंथ एलिमेंट dx ऑफ रोड, जो कि x डिस्टेंस के ऊपर सिचुएटेड है। x कहाँ से, सेंटर ऑफ मास से। तो सेंटर ऑफ मास जहां कहीं है उससे x डिस्टेंस पे आपने dx मान लिया है कोई लेंथ एलिमेंट। ये क्या है, आपके लेंथ का हिस्सा है। अब अगर आपको इसका मास लिखना हो, तो मास आप किसकी मदद से लिख सकते हैं, लीनियर डेंसिटी की मदद से इसका मास आप लिख सकते हो, स्मॉल मास। तो मास पर यूनिट लेंथ इस रोड का क्या होगा, m/l होगा। और मास ऑफ एलिमेंट अगर आपको लिखना है तो आप क्या करोगे, जिस भी रिक्वायर्ड लेंथ का आपको मास निकालना है उसको लीनियर डेंसिटी से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। मास डिवाइडेड बाय लेंथ इनटू में जिस लेंथ का आपको मास निकालना है वो लेंथ आपने लिख ली। तो लेंथ और लेंथ की जो डायमेंशन है वो तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे बचेगा क्या, सिर्फ मास रह जाएगा। तो मास ऑफ एलिमेंट हम कैसे लिख सकते हैं, मास पर यूनिट लेंथ इनटू में रिक्वायर्ड लेंथ। ठीक है, तो अब ये जो टर्म यहाँ पे लिखी हुई है ये क्या हो गई, आपकी मास हो गई इस dx एलिमेंट का। अब आपको इसका मास भी पता चल गया, ये सेंटर ऑफ मास वाली एक्सिस से कितने डिस्टेंस पे है ये भी पता है। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप कैसे लिखोगे, मास
मास इंटू में डिस्टेंस का स्क्वायर, m/l इंटू dx मल्टीप्लाई में x का स्क्वायर कर दिया। ये हो गया आपका स्मॉल लेंथ एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, लेकिन आपको तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका लिखना है, इस पूरी रॉड का लिखना है। तो आप इस लेंथ को कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करो, अब आपको ये देखना है। अगर आप मान लीजिए आपका जो रेफरेंस पॉइंट है वो ये जी है, तो इस जी में l/2 आपका कहाँ पे है, देखिए यहाँ पे लेफ्ट साइड में है और l/2 राइट साइड में है। तो ये जो लेफ्ट साइड में डिस्टेंस है l/2, ये हमें जो कि ए एंड की तरफ है, ये हमें -l/2 लेनी पड़ेगी, क्योंकि 0 से लेके -l/2 इधर है और 0 से लेके +l/2 इस तरफ है। तो -l/2 से लेके +l/2 तक आप क्या कर दोगे, जो अभी अभी आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला है, स्मॉल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया को आप इंटीग्रेट कर दोगे। ठीक है भाई, आपकी जो रेफरेंस लाइन है उसकी पोजीशन कहाँ पे है, उसकी विद रिस्पेक्ट टू आप देखोगे स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट्स की वैल्यूज को साइन कन्वेंशन के साथ। ठीक है, तो टू कंप्यूट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ होल रोड अबाउट द एक्सिस CD, द अबाउ एक्सप्रेशन इज टू बी इंटीग्रेटेड बिटवीन द लिमिट्स x इज इक्वल टू -l/2 जो कि ए एंड पे है से लेके x इज इक्वल टू +l/2 एट जी। ठीक है भाई, और क्योंकि ये जो आपका इंटीग्रेशन है, इस इंटीग्रेशन में देखिए क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर आ रहा है, एफ ऑफ एक्स की जगह पे क्या है, एक्स स्क्वायर है, ये एक इवन फंक्शन है। तो -a से लेके a के बीच में कोई सी इवन फंक्शन का इंटीग्रेशन होता है तो उसे आप ऐसे भी लिख सकते हो, 0 से a, और यहाँ पे आप क्या लगा देते हैं, 2 टाइम्स लगा देते हैं। तो आप चाहो तो इसको देखो, ये दोनों ही यहाँ पे करके दिखाए हुए हैं, आप चाहें तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं -l/2 से +l/2, इसको भी सॉल्व करके देख सकते हो, या 2 लिख के 0 से l/2 भी आप कर सकते हो। दोनों ही केसेस में जो रिजल्ट आएगा वो सेम आएगा। तो आपने -l/2 से +l/2 तक इसको इंटीग्रेट कर दिया, x² इंटू dx है, x³/3 हो जाएगा ये। तो x³/3 में x की वैल्यू पुट कर दोगे, l/2 का क्यूब, और यहाँ पे माइनस का साइन लगाओगे, फिर लिखोगे -l/2 का क्यूब, और फिर उसको सॉल्व कर लोगे एलसीएम लेके। तो सॉल्व करने के बाद आपके पास बचेगा 1/12 ml²। ठीक है भाई, और यही क्या हो गया, आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया किसी यूनिफॉर्म रोड का अबाउट एन एक्सिस, जो कि उसके सेंटर ऑफ मास से पास हो रही हो और उसके परपेंडिकुलर हो। ठीक है, अब दूसरी सिचुएशन देखिए क्या है हमारी, कि हमारी जो एक्सिस है वो परपेंडिकुलर तो है लेंथ के, लेकिन कहाँ से पास हो रही हो, एक एंड से पास हो रही हो। पहले ही सेंटर ऑफ मास से पास हो रही थी, अब देखिए ये कहाँ से पास हो रही है, किसी एंड से पास हो रही है। आप इसमें ए से भी इसको पास करवा सकते हो और बी से भी पास करवा सकते हो। अब इसे आप दो तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। एक तो आप थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस अप्लाई करके भी निकाल सकते हो, और आप अगर आपको थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस याद नहीं है तो उसे हम जनरल तरीके से भी निकाल सकते हैं। आपने अपनी रिक्वायर्ड एक्सिस बना दी, यहाँ पे ए से पास होती हुई, अब कोई स्मॉल, हमने फिर से जैसे हमने पहले प्रोसीड किया बिल्कुल वैसे ही प्रोसीड करेंगे, सिर्फ हमारी जो लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन है वो बदल जाएगी। dx एलिमेंट लिया, इस dx एलिमेंट का क्या लिख लिया, सबसे पहले मास लिख लिया, मास पर यूनिट लेंथ इंटू dx, ये हो गया इसका मास। और ये अगर एक्सिस से x डिस्टेंस पे है तो उस डिस्टेंस के स्क्वायर से इसको क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। अब पूरी की पूरी रोड का निकालने के लिए आप इस एंड से लेके इस एंड तक, यहाँ पे 0 है एल की वैल्यू और यहाँ पे एल है, तो 0 से लेके एल तक क्या करोगे, इसे इंटीग्रेट कर दोगे। तो 1/3 ml³ आपकी वैल्यू आ जाएगी। या आप चाहें तो इसको कैसे कर सकते हो, प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल एक्सिस अप्लाई करके भी कर सकते थे। आई जी की वैल्यू अभी अभी आपने लास्ट स्टेप में निकाली थी 1/12 ml², और रोड का मास m है, और अगर h डिस्टेंस पे, पहले वो यहाँ से सेंटर से पास हो रही थी आपकी एक्सिस, यहाँ कहीं जी था आपका, और अब ये क्या होगी, कहाँ पे है, ये हाफ डिस्टेंस पे होता है ये एंड हमारा, तो l/2 डिस्टेंस के ऊपर वो है, तो h की वैल्यू क्या होगी, l/2 हो जाएगी। तो h² यहाँ पे कर दीजिए और इसके अंदर ऐड कर दीजिए, इसकी वैल्यू फिर से वही आएगी जो अभी अभी आपने कैलकुलेट की थी, 1/3 ml³। ठीक है, इस तरह से आपके पास कई सिचुएशंस दी जा सकती हैं। अब ये देखिए आपका ना तो एक एंड से है ना सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है, कहाँ से पास हो रहा है, कहीं किसी भी
आर्बिट्रेरी डिस्टेंस से पास हो रहा है, जो कि ए एंड से स्मॉल ए डिस्टेंस के ऊपर है। अब इसे भी आप बिल्कुल दोनों ही तरह से कैलकुलेट कर सकते हो। अभी भी आपने यहाँ से एक एंड से पास होती हुई एक्सिस थी, उसके अबाउट निकाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आप उसे भी यूज कर सकते हैं। आप उसे आप नहीं यूज कर सकते, सॉरी, हम क्या यूज करते हैं, जो हमारी सेंटर ऑफ मास से कोई एक्सेस पास हो रही होती है ना, हम उसके अबाउट हमारा जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसे हम ही यूज करके ही थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सेस लगा सकते हैं। तो यहाँ पे सेंटर से कोई भी एक्सेस आपकी पास हो रही होगी तो वो उसके अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है। और ये जो हमारी रिक्वायर्ड एक्सिस है सीधी, ये देखिए यहाँ से ए है, ए एंड से तो ये ए डिस्टेंस पे है, और सेंटर से ए कितने डिस्टेंस पे होता है, L/2 डिस्टेंस पे होता है। तो यहाँ पे जो रिमेनिंग डिस्टेंस बच जाएगा, यहाँ कहीं सेंटर होगा L/2 माइनस ए। तो H की जगह पे L/2 माइनस ए का स्क्वायर पुट करके आप ये वैल्यू निकाल सकते हैं। या फिर ये आपका देखिए जनरल मेथड लिखा हुआ है कि आपका जो स्मॉल एलिमेंट था उसका आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो भी था, उसकी लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन आपने बदल देनी है। लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन अब क्या हो जाएगी, यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है ये लेफ्ट साइड में है, तो ये जो ए डिस्टेंस है इसको तो हम माइनस ए लिखेंगे, और दूसरा एंड कहाँ पे है, L माइनस ए डिस्टेंस के ऊपर है, वो प्लस आ जाएगा। तो माइनस ए से लेके L माइनस ए तक आप इसे इंटीग्रेट कर दीजिए, और जो भी वैल्यू आती है उसको सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पे a माइनस बी की क्यूब जो आपका फॉर्मूला होता है उसे आप अप्लाई करके इसे ओपन कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा सबसे सिंपलेस्ट केस था किसी यूनिफॉर्म रोड का। नेक्स्ट वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट पार्ट।